हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कालका क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी टेस्ट सीरीज नंबर 2, जो आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखना, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 1 नहीं देखी है अभी तक, तो आप पीछे जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट सीरीज 2। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का, तो इसमें क्या पूछा गया देखिए दोस्तों। विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू मोलस फाइलम। मोलस फाइलम से कौन सा ऑर्गेनिज्म संबंध रखता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑक्टोपस। क्या रहेगा? ऑक्टोपस। इसका सही आंसर ऑक्टोपस रहेगा। बाकी की अगर हम बात करें, स्टारफिश जो होता है वो किस फाइलम से संबंध रखता है? तो वो रखता है दोस्तों इकाइनोडर्मेटा। किससे रखता है? इकाइनोडर्मेटा। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, ओस्ट्रिच। ओस्ट्रिच क्या होता है? शुतुरमुर्ग को बोलते हैं, जो एक पक्षी होता है। और वो किससे संबंध रखता है? वो रखता है आपका कोरडेटा। कोरडेटा फाइलम से संबंध रखता है। इसके अलावा अगर हम एंट की बात करें, तो एंट क्या होती है? एक ऑर्थोपोडा समूह से बिलोंग करती है, यानी ऑर्थोपोडा फाइलम से संबंध रखती है। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑर्थ्रोपोडा। तो इस क्वेश्चन का आपको पता चल गया दोस्तों, राइट आंसर ऑक्टोपस है। बाकी का भी मैंने आपको बता दिया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड। ब्लड के अंदर प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है? तो अगर मैं बात करूं, हमारे ब्लड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ब्लड को दोस्तों हम दो पार्ट में मान के चलते हैं, 45% एंड 55%। तो अगर मैं बात करूं, जो प्लाज्मा का जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है? 55% होता है। कितना होता है? 55%। 55% में, यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। 55% में अगर मैं प्लाज्मा के अंदर जो वाटर की परसेंटेज होती है वो 90 से 92% होती है। क्या होता है? वाटर। ये याद रखना आपको। 7% क्या होती है? प्रोटीन होती है। 7% दोस्तों इसमें क्या होती है? प्रोटीन होती है। और 0.9% जो होता है वो क्या होता है? इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। क्या होता है आपका? इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ब्लड ब्लड जो होता है, ब्लड में 45% तो क्या होता है? ब्लड कॉर्पुसेल्स होते हैं, यानी 55% ब्लड प्लाज्मा और 45 क्या होती है? कॉर्पुसेल्स होती हैं। तो इसमें क्या होती है? क्या क्या होता है इसमें? आरबीसी, 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 डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। क्या होती हैं? प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये याद रखना आपको दोस्तों, 45% हिस्सा ये बनते हैं और 55% क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा होता है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या क्या पूछा गया है। रेयरिंग ऑफ टोरटॉइज इज कॉल्ड। कछुओं को पालना क्या कहलाता है? तो कछुओं को जो पालना होता है वो आपका क्या कहलाता है? एरो कल्चर कहलाता है। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों सी। अगर बाकी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, तो मैरी जो कल्चर होता है वो क्या होता है? मैराइन एनिमल्स को पालना क्या कहलाता है? मैराइन एनिमल्स को पालना क्या कहलाता है? मैरीकल्चर, समुद्री जीवों को पालना। और एविकल्चर जो होता है वो होता है आपको, वो होता है आपका बर्ड्स को पालना, यानी पक्षियों को पालना क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका एविकल्चर। एपीकल्चर जो होता है दोस्तों, वो होता है मक्खियों को पालना, मधुमक्खियों को पालना शहद प्राप्त करने के लिए। तो आपको बाकी ऑप्शंस को भी पता चल गया दोस्तों, और इसका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? डेंगू इज काज्ड बाय, यानी जो डेंगू बीमारी जो होती है वो उसका कारण क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी वायरस इसका राइट आंसर रहेगा। और जो वायरस होता है ये क्या होता है? एक पैथोजन होता है, यानी रोग का कारण जो होता है उसको पैथोजन बोलते हैं। ये क्या है? एक पैथोजन है। अगर मैं बात करूं वेक्टर, वेक्टर क्या होता है दोस्तों? जो रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाता है। तो वो रहेगा इसका फीमेल एडिज एजेप्टी। क्या रहेगा? फीमेल एडिज एजेप्टी। और ये क्या होती है? एक मच्छर होती है, मादा मच्छर होती है एजेप्टी। तो दोस्तों ये आपको पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर, बाकी अगर
बात करें तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस से होने वाली डिजीज के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो होती है वो किसकी यूनिट होती है? तो लाइट ईयर जो यूनिट होती है दोस्तों वो होती है आपकी डिस्टेंस, यानी लंबी दूरी को मापने के लिए। जैसे मान लेते हैं अर्थ से, अगर मैं सन की बात करूं, सन से जो दूरी मापते हैं हम, वो हम किस में मापते हैं? लाइट ईयर में। और एक लाइट ईयर जो होती है, एक लाइट ईयर जो होती है वो किसके बराबर होती है दोस्तों? वो आपको याद रखना है। एक लाइट ईयर जो होती है वो आपकी होती है 9.45, 9.45 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर एक लाइट ईयर होती है। तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज डिस्कवर्ड बाय, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज थी दोस्तों वो की गई थी कोलिकर के द्वारा। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो ऑप्शन ए रहेगा आपका। तो ऑप्शन ए में कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। कब की थी? वो आपको की थी इसने 1880 में, 1880 में। और सबसे पहले इसने इंसेक्ट की सेल के अंदर इसकी डिस्कवरी की थी। किसके अंदर? इंसेक्ट की, यानी कीट पतंगे की जो सेल थी उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को इसने खोजा था। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी ऑप्शन की, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की थी। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और रदरफोर्ड ने ये एटम की न्यूक्लियस की खोज की थी इसने। तो ये बाकी ऑप्शन भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय, तो फर्स्ट सेल, लिविंग जो सेल है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तब तो आपका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। लेकिन लिविंग सेल की बात आती है तो सबसे पहले किसने की थी? इसका जो राइट आंसर रहेगा लिवेन हॉक ने। लिविंग सेल की खोज किसने की थी? लिवेन हॉक ने। अगर डेड, रॉबर्ट सेल ने भी सेल की खोज की थी, लेकिन वो कौन सी सेल थी? वो डेड सेल थी। डेड सेल की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अगर सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी तो भी रॉबर्ट हुक की, हुक ने ही इसकी डिस्कवरी की थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है लिविंग सेल की तो उसका राइट आंसर रहेगा लिवेन हुक। इसके अलावा बाकी सेल्डन और स्वान ने क्या किया था? शेल थ्योरी दी थी। इसने कोशिका के जो नियम थे वो इन्होंने बताए थे, सेल थ्योरी। और बाकी ऑप्शन यही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल साउंड, जो सुनाई देने वाली जो ध्वनि होती है उसकी रेंज क्या होती है? तो इसमें आपको बताना है। तो देखो, हम जो हमारी ऑडिबल जो ध्वनियाँ होती है वो ऑडिबल भी होती है, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। तो इसमें इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, इसका राइट आंसर रहेगा। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑडिबल साउंड। बाकी अगर जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेस हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं उसको। अगर अबोव देन 20,000 हर्ट्ज हो तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक। इसके अलावा ऑप्शन नन ऑफ दीज है। तो दोस्तों आपको ये याद रखने हैं बाकी भी ऑप्शन इसके कि क्या क्या बताए गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम। 9 में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज फाउंड इन टर्मेरिंड है। टर्मेरिंड याद रखना, टर्मेरिंड। अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाए तो ये टर्मेरिंड है, यानी टर्मेरिंड का मतलब होता है, टर्मेरिंड मतलब इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों टारटेरिक एसिड। इसको टर्मेरिंड कर लेना, टारटेरिक एसिड होता है इसमें। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, सिट्रिक जो एसिड होता है वो किस में पाया जाता है? लेमन में पाया जाता है। और एसिटिक एसिड जो होता है विनेगर में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो आपका पाया जाता है टोमेटो में, यानी टमाटर में पाया जाता है। तो दोस्तों ये बाकी ऑप्शन भी आपको याद रखने जरूरी हैं, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल क्या होता है? कि क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या होता है कि जब कोई लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड पदार्थ जो होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, यानी उनके वेपर बन जाए, तो वो जो टेम्परेचर होता है जिसपे वो वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है।
तो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उसका जो राइट आंसर होगा वो 351 केल्विन होता है। अगर मैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ, इथेनॉल की मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ, तो वो भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वो होता है आपका 159 केल्विन होता है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, जिसमें से कोई लिक्विड चीज़ होता है वो ठोस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यानी सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। जैसे वाटर है, वाटर सॉलिड यानी वाटर का सॉलिड फॉर्म जो होता है वो आइस होता है। इसी प्रकार से जब अल्कोहल सॉलिड फॉर्म में होता है और सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है जिस तापमान पे, तो वो तापमान कितना होता है, 159 केल्विन होता है। तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो दोस्तों ये याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं हम। 11 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से कौन सा पदार्थ जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं दोस्तों जो क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। यानी दूसरे पदार्थ को क्या देते हैं, जैसे ये बी पदार्थ है, इसको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो ये क्या देंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। अगर ये ऑक्सीजन देंगे तो इनके पास ऑक्सीजन की कमी होगी, तो इनका क्या होगा, इनका होगा रिडक्शन, और इनका क्या होगा, बी वाले पदार्थ का होगा ऑक्सीडेशन होगा। यानी जो दूसरों को ऑक्सीडेशन करवा दें वे क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं एल्केलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ही क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा बोथ ए एंड बी। ये दोनों क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, यानी दूसरों को ऑक्सीजन देते हैं, दूसरे दूसरे का क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं हम। 12 में देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट इज द पीएच ऑफ माउथ व्हेन टूथ डिके स्टार्ट्स। दांतों का क्षय कितने पीएच पे होना शुरू हो जाता है। तो देखिए जब दांतों का क्षय जो होता है वो आपको पता है, जब हमारी जो माउथ की जो पीएच होती है वो कब कितनी कम हो जाती है, यानी लोअर देन 5.5, यानी 5.5 से कम हो जाती है, तब हमारे दांतों का टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा ऑप्शन डी। अगर मैं अन्य और भी क्वेश्चन पीएच से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, जैसे एसिड रेन होती है, एसिड रेन कब होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो एसिड रेन दोस्तों कब होती है, एसिड रेन जब जो वाटर जो होता है, रेन वाटर जो होता है उसकी पीएच जो होती है वो 5.6 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 5.6 से कम होना स्टार्ट हो जाती है, तब उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। अगर आपसे पूछ लिया जाए ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी वो कितने पीएच पे काम करती है, ह्यूमन बॉडी जो होती है वो हमारी कितने पीएच पे काम करती है, तो वो 7 से 7.4 के बीच में काम करती है। तो दोस्तों ये याद रखना आपको। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में क्या पूछा गया है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज अनोदर नेम ऑफ। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का अनोदर नेम क्या होता है। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट और हेमी, हेमी का मतलब 1.5 H2O, 1.5 H2O हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको। ये किसका नाम होता है दोस्तों, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगर बेकिंग सोडा जो होता है इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अलावा वाशिंग सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O होता है इसका। और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये भी आप याद रख लेना। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, व्हाट इज द अनदर नेम, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम प्लस आयन। तो देखिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है दोस्तों वो 13 होता है। अगर मैं इनको सेल के अकॉर्डिंग फिल करता हूँ इनके इलेक्ट्रॉन तो क्या होंगे, KLM, इस प्रकार से इन 283 इस प्रकार से भरे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि अगर एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो इनके बाहरी कोश में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो देखिए यहाँ से बाहरी सेल तो यही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही है। अगर यहाँ से एक प्लस यानी एक कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 282 हो जाएंगे। अब इसके बाहरी कोश में 3 से कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। तो इसका मतलब 2 राइट आंसर रहेगा। तो 2 कौन से में है, यानी डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में पूछा गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। 120 ग्राम मैग्नीशियम में मोलों की संख्या क्या होगी। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल जो होते हैं उनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है
m डिवाइड बाई m ये होता है, यानी स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M। m का मतलब होता है जो वेट आपको दिया गया है, और m का मतलब होता है उसका मोलर द्रव्यमान यानी मोलर मास। तो यहाँ पे अगर हम बात करूँ तो यहाँ पे स्मॉल m की वैल्यू दी गई है 120 ग्राम। और उसके बाद में मोलर मास, ये आपको याद रखना है, मैग्नीशियम का मोलर मास जो होता है दोस्तों वो 24 होता है। एटॉमिक परमाणु संख्या 12 होती है और परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। इसका मतलब यहाँ पे हम 24 से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये 24 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कितने से इसको डिवाइड करेगा, ये करेगा 5 से डिवाइड कर देगा। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल की संख्या कितनी आती है 5। तो इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 में पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा प्लांट के लिए होता है। तो दोस्तों जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं दोस्तों मैक्रो और एक होते हैं माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, ये ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरी होता है और ये आपको कम मात्रा में, यानी कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व और ज़्यादा मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व। तो आपसे पूछा गया है मैक्रो, क्या पूछा गया है मैक्रो, यू यानी जो ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो आपको मोलिब्डेनम दे रखा है ऑप्शन में, मैग्नीशियम और जिंक और कॉपर। तो दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। जो मैग्नीशियम होता है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। मैक्रो में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम तो हो गया, इसके अलावा फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। तो ये एलिमेंट्स क्या होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। बाकी क्या होते हैं जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, ये माइक्रो में आते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एपिस सेराना इंडिका जो होता है वो क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए ये जो एपिस नाम आता है वहाँ से आप समझ जाना कि बी से रिलेटेड है। तो ये किसकी क्या होती है, प्रजाति होती है, बी की होती है। इससे हमें क्या, किसका प्रोडक्शन होता है, जो मतलब मक्खियों को हम पालते हैं वो क्या कहलाती है, एपीकल्चर कहलाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, एपीकल्चर कहलाती है। और किस पर्पज़ के लिए मक्खियों को पाला जाता है, यानी शहद प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जैंथियम एंड साइप्रस रोटेंडेंस किसके उदाहरण होते हैं। तो दोस्तों ये याद रखना है, इसका जो राइट आंसर है रहेगा वो रहेगा आपका वीड्स। क्या होते हैं, वीड्स, यानी ऑप्शन आपका क्या होता है, ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। ये आपको याद रखना है कि जैंथियम और साइप्रस रोटेंडेंस जो होते हैं वो वीड्स होते हैं। और वीड्स क्या होते हैं, इनको हम हिंदी में खरपतवार बोलते हैं, खरपतवार दोस्तों ये होते हैं। और इनको ख़त्म करने के लिए जो दवाई होती है हम छिड़काव करते हैं वो वीडिसाइड्स होती हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं हम। 19 में देखिए क्या पूछा गया है, वट आर द हेन्स कॉल्ड विच आर रेयर्ड फॉर एग। तो देखिए थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें सेंटेंस में। तो जिन मुर्गियों को अंडों को प्राप्त करने के उद्देश्य से पाला जाता है वे क्या कहलाती हैं। तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर रहेगा वो कहलाती हैं लेयर्स, यानी ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। जो मांस के पर्पज के लिए पाले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ब्रोइलर्स कहलाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये ऑप्शन आपके गलत हैं, बाकी ये याद रखना है ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ये क्या होते हैं, ब्रोइलर्स जो होते हैं मांस के उद्देश्य से, जो मुर्गियों के चूजे होते हैं उन उनको उनसे हम जो मांस प्राप्त करते हैं उनको ब्रोइलर्स बोलते हैं। और जिन मुर्गियों से हम अंडे प्राप्त करते हैं उनको हम लेयर्स बोलते हैं, यानी ऑप्शन इसका क्या है, सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में सिंथेटिक डिटर्जेंट आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। जो आपका सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है दोस्तों वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है कैटाइनिक, और एक होता है एनाइनिक, और एक होता है न्यूट्रल। ये याद रखना है दोस्तों आपको, कैटाइनिक डिटर्जेंट, एनाइनिक डिटर्जेंट, कैटाइनिक प्लस चार्ज वाले, एनाइनिक नेगेटिव चार्ज वाले, और न्यूट्रल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी टोटल मिलाकर 3 हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं हम।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो दोस्तों देखो यहाँ पे एम्फो का मतलब होता है जो क्या होता है उभयचर, जैसे आपसे पूछा जाता है एम्फीबियन प्लांट, एम्फीबियन एनिमल, तो जो दोनों प्रवृत्ति के होते हैं उनके आगे अम्फो अम्फो वर्ड लगता है। तो क्या होता है यहाँ पे ऐसा ऑक्साइड, आपको पता है दोस्तों कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, बेसिक होती है यानी क्षारीय होती है। और जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति आपको पता है वो कैसी होती है, वो एसिड होती है, एसिडिक होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखो सोडियम, मरकरी, जिंक, कॉपर ये सभी मेटल के ऑक्साइड है, लेकिन इनमें से एक ऐसा मेटल का ऑक्साइड भी है जो एसिड प्रकृति का भी है और बेसिक यानी क्षारीय प्रकृति का भी है। तो इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन रहेगा आपका यानी जिंक ऑक्साइड। ये जिंक ऑक्साइड जो होता है ये किसके साथ भी रिएक्शन कर लेता है, एसिड के साथ में भी रिएक्शन कर लेता है। और ये जिंक ऑक्साइड जो होता है वो किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, बेस के साथ में भी रिएक्शन कर लेता है। अब आपको पता है कि एसिड और जब अब एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो ये किसकी तरह काम करता है, क्षार की तरह यानी बेस की तरह काम करेगा। यहाँ पे बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे किसके साथ किसकी तरह बिहेव करेगा, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। और आपको पता है कि दोनों में प्रोडक्ट जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, साल्ट प्लस में वाटर, ये प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं हम। 22 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर वाज अज्यूम्ड बाय न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल जो बनाई थी उस समय कितने तत्व विद्यमान थे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो ऑप्शन बी रहेगा 56। इसमें क्या था, इसका जो रूल था, इसने क्या था जो पहले और आठवें तत्व की प्रॉपर्टी मैच करती थी, एक सॉन्ग के म्यूजिकल सॉन्ग के अकॉर्डिंग, जैसे सा रे गा मा पा धा नि सा, उसके अकॉर्डिंग पहले और आठवें तत्व की प्रॉपर्टी मैच करती थी। इसके अकॉर्डिंग जो पहला जो तत्व था वो था हाइड्रोजन, और जो लास्ट वाला यानी 56वां तत्व था उसका नाम था दोस्तों थोरियम, TH थोरियम, ये याद रखना है आपको। और इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, कैल्शियम तक ही क्या करते थे, कैल्शियम तक ही इसका नियम लागू होता था, बाद में इसका नियम लागू होना बंद हो गया था, यानी वहां तक उसके बाद में बाकी के जो तत्व थे उनके ऊपर इनका नियम काम नहीं करता था। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं हम। वोल्ट और जूल में क्या संबंध होता है। तो देखिए वोल्ट और जूल में क्या संबंध होता है। आपको पता है कि दोस्तों वोल्ट का जो वोल्ट क्या होता है, किसकी इकाई होती है, वोल्ट विभवांतर मापने की, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए वोल्ट जो होता है। तो वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, डब्ल्यू अपॉन में क्यू, यानी डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क डन और डिवाइड में क्यू का मतलब होता है चार्ज यानी आवेश। तो इसका मतलब देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन को हम किस में मेजर करते हैं, वर्क डन जो होता है वो जूल में मेजर किया जाता है। तो 1 वोल्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वर्क डन को हम 1 जूल, और चार्ज जो होता है चार्ज को हम किस में मापते हैं, कुलम में मापते हैं, सी लिख सकता हूँ इसके साथ, डिवाइड बाई 1 कुलम। तो इसका मतलब हमारी ये इक्वेशन बन जाती है, ये रिलेशन सही है। तो ये रिलेशन कौन सा ऑप्शन इसको सही से रिप्रेजेंट करता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसका मतलब हम 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से। अगर देखो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मुझे 1 कुलम चार्ज को प्रभावित करना है, तो 1 कुलम चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले जाऊंगा तो वहां तक मेरे को कितना कार्य करना पड़े, 1 जूल। तब मैं ये कहूँगा कि इन दोनों के जो एंड हैं यानी जो दोनों के वायर के सिरे हैं, इन दोनों के सिरों में कितना वोल्ट है, 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट विभवांतर है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो कितनी होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है दोस्तों वो याद रखना आपको, वो क्या होती है, 37 पिकामीटर होती है। आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन जो होता है उसकी क्या होते हैं, लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये साइज बढ़ता जाता है इस प्रकार से, देखो नंबर ऑफ यानी सेल की संख्या बढ़ती जाती है इस प्रकार से, तो क्या होती है, ये इसका नाभिक से इसकी दूरी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो इसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है, यानी परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी। अब हाइड्रोजन का साइज जो होता है छोटा होता है, तो इस कारण से इसकी जो त्रिज्या होती है वो भी क्या होती है, 37 पिकामीटर होती है। अगर परमाणु का साइज घटता जाता है तो त्रिज्या भी क्या होती है, परमाणु त्रिज्या भी क्या होती है, घटती जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। परमाणु में नाभिक का कितना प्रतिशत होता है। तो परमाणु में नाभिक का जो प्रतिशत होता है दोस्तों वो होता है 99.98। जैसे ये परमाणु है, ये इसका नाभिक है, और ये इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन के कोष यानी सेल हैं। तो यहाँ इस नाभिक के अंदर क्या होता है दोस्तों,
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो टोटल भाग होता है, जो भार होता है एटम परमाणु का, वो किसके कारण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार के कारण ही टोटल परमाणु का भार होता है। इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है, नेग्लेजिबल बोल सकते हैं उसको। तो टोटल जो परमाणु का भार होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार के बराबर होता है, और ये दोनों कहाँ पे विद्यमान रहते हैं? हमेशा नाभिक के अंदर होते हैं। तो इसलिए 99.98 जो परमाणु का नाभिक होता है वही परमाणु का भाग होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। हम लेके आते हैं आपके लिए नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ 3। दोस्तों, आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेट मिलता है, हम आपके लिए नेक्स्ट सीरीज़ लेके आएँ। तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों। टेक केयर।